नमस्कार साथियों, टेस्ट नंबर 8 का सॉल्यूशन पे देखते हैं, चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन, सीआरपीसी 200 स्टेटमेंट क्या काम में आ सकता है। ठीक है, तो एक तो आप इसको डाइंग डिक्लेरेशन में काम ले सकते हैं। ठीक है, डाइंग डिक्लेरेशन और कुछ काम आ सकता है क्या? और कोई काम नहीं आएगा, क्योंकि अब वो बाद में कोई एविडेंस तो देगा नहीं कि 145 157 में ले लोगे, और इसकी क्रॉस एग्जामिनेशन होती नहीं तो और किसी काम में नहीं आएगा। पर अगर इसमें कोई मृत्यु के कारण दे रखा है तो इसको एज ए डाइंग डिक्लेरेशन आप काम में ले सकते हो, बाकी और कोई काम नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 2, सेक्शन 9 में 5 चीज़ें हैं। पहला तो किसी चीज़ को आप क्लेरिफिकेशन कर रहे हो, दूसरा किसी को कन्फर्म कर रहे हो, संपुष्टि करते हो किसी तथ्य की, तीसरा आप आइडेंटिफिकेशन इस्टेब्लिश करते हो, वो समय फोड़ते हो, वो समय स्थान तय करते हो जहाँ घटना घटी, पांचवा उन पक्षकारों के संबंध का स्पष्टीकरण करने वाले तथ्य हैं। ठीक है, तो ये उस संव्यवहार का भाग होने वाले तथ्यों को स्पष्ट करते हो। तो ये पाँचवें वाले पॉइंट का 5th वाला पॉइंट है जो सेक्शन 9 का, उससे रिगार्डिंग इलिस्ट्रेशन है। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, इसमें आप डिफाइन कर दो, चाहे तो आप स्टीफन वाली परिभाषा दे दो या आप पाकला नारायण स्वामी की दे दो। पाकला नारायण स्वामी वाला केस, नारायण स्वामी वर्सेज एम्परर, या एक पलविंदर कौर में भी इसकी परिभाषा दी थी, पलविंदर कौर वाला, पलविंदर कौर। इन तीनों केसों में से कहीं भी केस क्या, ये तो स्टीफन महोदय जिन्होंने एविडेंस बनाई उन्होंने परिभाषा दी थी। इन तीनों परिभाषा में से आप कोई सी भी परिभाषा दे सकते हो। ठीक है, 4th एक कंसेप्ट है ये, फॉल्स इन यूनो फॉल्स इन ओमनिबस, कि एक में झूठ सब में झूठ। अंग्रेजी विधि में इस सिद्धांत को एज इट इज अपनाया जाता है, भारत में इस सिद्धांत को मान्यता नहीं है। हमारे यहाँ एक झूठ बोलने के बाद भी अगर कोई दूसरी बात सत्य है उसको काम में ले लेते हैं। तो ये भारत में ये सिद्धांत प्रयोज्य नहीं है, अंग्रेजी विधि में प्रयोज्य है। हमारे यहाँ देख लो आप कि सिंपली जो पक्षद्रोही साक्ष्य होता है, ठीक है, हॉस्टाइल विटनेस इंग्लिश में बोलते हैं 154 एविडेंस में, उसके एविडेंस का उतना भाग जितना आपको आपके काम का यूज ले लेते हो, बाकी को निकाल देते हो झूठ। ठीक है, क्यों निकालते हो? क्योंकि वो अपनी बात से मुकर चुका है। जब हम उसके पूरे बयान को झूठा नहीं करार देते, सिर्फ उतना भाग जितना काम का उसको तो प्रोसिक्यूशन काम में ले लेता, बाकी सारा झूठा होने के कारण निकाल दिया जाता है। तो सेक्शन 4 इंडिया में एक्सेप्ट नहीं किया जाता। सेक्शन 4 क्या, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4, इंडिया में ये सिद्धांत एक्सेप्ट नहीं किया जाता, अंग्रेजी विधि इसको एक्सेप्ट करती है। ठीक है, हमारे यहाँ तो जितनी काम की चीज़ें उतनी ले लेंगे, बाकी झूठे भाग को हटा दिया जाता है। और ये धारा 6 पे है ये सिद्धांत, फॉल्स इन यूनो फॉल्स इन ओमनिबस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, सेक्शन 11 प्ली ऑफ एलिबी का, सॉरी, प्ली ऑफ एलिबी का क्वेश्चन है। एलिबाई, एलिबी, जैसा भी आप बोलना चाहो बोल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में अगर इन दोनों में चाहे एफआईआर हो, कंप्लेंट हो, अगर उसमें कोई किसी व्यक्ति ने ऐसे तथ्य दिए हैं जो उसकी मृत्यु के कारण से संबंधित है, या ऐसी कोई घटना से संबंधित है जो उसके मृत्यु के बारे में कुछ आपको डायरेक्ट करता है, तो वो डाइंग डिक्लेरेशन बन जाता है। ये सिंपल आंसर है। ठीक है, एफआईआर आप डाइंग डिक्लेरेशन में चेंज हुई थी, शायद सिलक राम का केस होगा, देख लेना, ऐसा कोई केस है उसमें बताया गया था। और एक और केस है जिसमें ये बात बोली गई। ठीक है, मैं आपको देख के बताता हूँ केस कौन सा है।
पंजाब राज्य वर्सेज अमरजीत सिंह का केस है, जिसमें एफआईआर में मृत्युकालिक कथन के रूप में एक्सेप्ट किया था एफआईआर को। पंजाब राज्य, ठीक है, पंजाब राज्य वर्सेज अमरजीत सिंह का केस। क्वेश्चन नंबर 7 पर चर्चा करते हैं। सेक्शन 52 से लेकर 55 तक को, कहाँ सिविल मामलों में करेक्टर रिलेवेंट है, कहाँ क्रिमिनल मामलों में है, दोनों को आप डिफाइन कर देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, केवल अगर ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो 145 और 157 में कोरोबरेशन और रिपीट करने में ही काम में ले सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, सेक्शन 74 एंड 75 से इसका आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 10, सेक्शन 3 में इसको डिफाइन कर रखा है, ठीक है। सेक्शन नंबर 11, सॉरी क्वेश्चन नंबर 11 में सेक्शन 17 की डेफिनेशन दे दो, कौन कौन एडमिशन कर सकता है वो बता दो। जो क्वेश्चन है, क्या सह प्रतिवादी द्वारा की गई संस्कृति अन्य प्रतिवादियों को आबद्ध करेगी, नहीं करेगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, जुडिशियल और नॉन जुडिशियल कन्फेशन, उसकी एविडेंसरी वैल्यू जुडिशरी की ज़्यादा होती है, आपको पता है, नॉन जुडिशरी की कम होती है। इस पे केस लॉज के फ़ोटो डलवा देता हूँ मैं आपको ग्रुप में, आप थोड़ा सा इनको पढ़ लेना केस लॉज को, ठीक है, ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। एक तो कन्फेशन, एक डाइंग डिक्लेरेशन, दोनों ऐसे क्वेश्चन हैं जो एविडेंस से अल्टरनेटिव में पूछे जाते हैं। 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, एक बार डाइंग डिक्लेरेशन पूछता है, एक बार कन्फेशन पूछता है। इसके केस लॉज अच्छे से तैयार करके जाना, क्योंकि ये पूरे आंसर केस लॉज पर ही बनते हैं कि रिट्रैक्टेड कन्फेशन क्या होती है, डाइंग डिक्लेरेशन एक से ज़्यादा बार है तो क्या उसकी विधि मान्यता होगी, क्या सर्टिफिकेट के साथ होना डाइंग डिक्लेरेशन ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ये कई चीज़ें हैं जो एक साथ पूछी जाती हैं, इनको देख के जाना अच्छे से। तो क्वेश्चन नंबर 12 कर लोगे, जुडिशियल नॉन जुडिशियल कन्फेशन का क्या है एविडेंसरी वैल्यू, उस पर चर्चा। क्वेश्चन नंबर 13, कौन से तथ्यों को साबित करना आवश्यक नहीं है, 56, 57, 58, ठीक है। ये तो वो तथ्य हैं जो जुडिशियल नोटिस है, ये एडमिटेड फैक्ट है, प्लस जिनकी प्रिजम्पशन की जाती है, वह तथ्य जिनकी प्रिजम्पशन कोर्ट कर लेता है, ऐसे प्रिजम्प्ड फैक्ट को भी साबित करने की आवश्यकता नहीं रहती, ठीक है। 14, सेक्शन 65, 15, क्वेश्चन नंबर 15 में सेक्शन 32, और साथ में केफ लॉज। सेक्शन 32 पे केफ लॉज काफ़ी सारे हैं, मैं कुछ केफ लॉज बोल देता हूँ, इतने ज़्यादा भी नहीं है, फिर भी कन्फेशन पे ज़्यादा है। डाइंग डिक्लेरेशन पर गिने चुने, एक तो दलवीर वर्सेज पंजाब राज्य का केस देखना। दलवीर क्या लिख देता हूँ, देखो, दलवीर वर्सेज पंजाब। दूसरा लक्ष्मण वर्सेज महाराष्ट्र, लक्ष्मण वर्सेज महाराष्ट्र, ये ना संवैधानिक पीठ का था लक्ष्मण महाराष्ट्र का, याद रखना। उसके बाद आप पाकला नारायण स्वामी भी डाइंग डिक्लेरेशन पर लीडिंग केस है, पाकला वाला केस सब याद जानते हैं इसको। मोहनलाल वर्सेज महाराष्ट्र का केस, एक से ज़्यादा डाइंग डिक्लेरेशन है तो प्रथम को मान्यता दो। मोहनलाल वर्सेज महाराष्ट्र, एक से ज़्यादा डाइंग डिक्लेरेशन है तो प्रथम को मान्यता दो।
और केफ यहीं से रिगार्डिंग केफ लॉ लिख देता हूँ यहाँ, परम बाका रोसम्मा, परम बाका रोसम्मा वर्सेज आंध्र प्रदेश का केस। कोली चुन्नीलाल साहू जी, कोली चुन्नीलाल साहू जी वर्सेज गुजरात राज्य का केस। कौशल राव वर्सेज मुंबई का केस, कौशल राव वर्सेज मुंबई का केस, बॉम्बे या मुंबई जैसा भी आप करना चाहो। ये सारे केस लॉ डाइंग डिक्लेरेशन पे है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 सेक्शन 68 से 72। क्वेश्चन नंबर 17 सेक्शन 85B। क्वेश्चन नंबर 18 सेक्शन 21। क्वेश्चन नंबर 19 सेक्शन 24 से लेकर 28 तक। ठीक है, यहाँ जजमेंट भी काफ़ी है और जजमेंट में मैं विशेष रूप से आपको बोलूँगा कि आप एक तो अग्नु नागेशिया बिहार राज्य का केस जरूर बताएं, पलविंदर कौर पंजाब राज्य का केस बताएं। उसके अलावा निशिकांत झा और बिहार का सबसे लीडिंग केस लो मान सकते हो आप इस सेक्शन पे, इसको ज़रूर बताएं। कसाब वाला भी बता सकते हो, कसाब अजमल आमिर कसाब वर्सेज महाराष्ट्र राज्य। प्यारे लाल भार्गव राजस्थान राज्य का केस बताएं। ये कुछ केस है। स्टेट बालचंद का बता सकते हो, जो लीडिंग केस लॉज है इस सेक्शन पे। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 है सेक्शन 65A एंड 65B। 65B में अर्जुन पंडित राव वाला केस जरूर बताना, ठीक है। उसके बाद 21 सेक्शन 8 22, ठीक है। सेक्शन 4 वाली प्रिजम्पशन है में सेल और कंक्लूसिव प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 23 फैक्ट एंड इश्यू वर्सेज रिलेवेंट फैक्ट, ठीक है। एडमिशन कन्फेशन में अंतर कर दोगे, को एक्यूज और को ऑफेंडर, ठीक है। इसका एक बार पहले भी शायद आईपीसी में अंतर करवा चुके हैं, को एक्यूज को ऑफेंडर का। मुझे नहीं लगता इनमें कोई दिक्कत है आपको, ठीक है। थैंक यू सो मच।